चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा हो गई है। दिल्ली में 4 दिसंबर को, मिजोरम में 4 दिसंबर को, राजस्थान में 1 दिसंबर को, मध्य प्रदेश में 25 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 11 नवंबर और 19 नवंबर को विधानसभाओं के लिए चुनाव होंगे। सत्ता स्वभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव प्रचार प्रसार इन तारीखों के बाद और तेज हो जाएगा, लेकिन सवाल ये चुनावों का राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा। ये चुनाव उन राज्यों में है जिन्हें हिंदी हार्टलैंड माना जाता है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ एक तरह से आमने सामने हैं, सिवाय मिजोरम के। इस बार जोर गठबंधनों पर कम, दोनों पार्टियों की जीत के आंकड़े पर ज्यादा रहेगा, जिसके बाद ही सहयोगी खींचेंगे। दिल्ली में 3 बार से सत्ता कांग्रेस के हाथों में है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी चुनौती है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो विभाजित है और इन दोनों को पहली बार चुनौती दे रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की तरह राजस्थान में भी कांग्रेस की गहलोत सरकार के सुस्त काम पर सवाल उठते रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह की सरकारों की तारीफ होती रही है, लेकिन एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की एकजुटता जता रही है, तो दूसरी तरफ राज्य में माओवादी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं रमन सिंह के लिए। नेतृत्व की रस्साकशी सभी राज्यों में है, तो जन आंदोलनों के बाद जनता मुखर होकर साफ चुनावों, साफ छवि वाले नेताओं की मांग जता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के कारण इस बार चुनाव सुधार के भी कई अहम कदम उठाए गए हैं। दागी नेताओं को दूर रखना हो या फिर पसंद का उम्मीदवार ना होने को बताने का हक। क्या इन चुनावों के टिकट बंटवारे में इनका असर दिखेगा? तो हमारे सामने एक तरह से बड़ा सवाल जो हम कह सकते वो है, क्या विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा चुनाव पर दिखेगा? हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, संजय सिंह, नेता आम आदमी पार्टी, जावेद साहब कांग्रेस के, श्रवण गर्ग, एडिटर इन चीफ नई दुनिया के, राधिका रामस्टेशन, राजनीतिक संपादक द टेलीग्राफ, और मशकूरा फरीदी, संयोजक एडीआर से हमारे साथ मौजूद है। जावेद साहब, मोदी फैक्टर बड़ी चुनौती, एक आंकलन मिल जाएगा इन 5 राज्यों के चुनावों से? हम लोग तो पहले कहते रहे हैं कि मोदी फैक्टर बेसिकली क्रिएट किया हुआ है, एक तरह से उसकी हवा बनाई हुई है पूरे देश में। और आप याद करिए, कल भी चर्चा हो रही थी किसी चैनल पे, तो बात निकल के आई थी कि 2004 का जब चुनाव आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 2004 का जो शाइनिंग इंडिया था, उसी तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। उस बार प्रोग्राम भी था, नेता भी था, इस बार एक आदमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता किसी को बहुत ज्यादा दम है। हाँ, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि स्टेज पे लगा रखा है मोदी को और पूरी पार्टी उनके पीछे लगी हुई है, प्रोजेक्शन इस तरह से है, इसलिए जाहिर है कि उसका इम्पैक्ट तो रहेगा। अपना एक पीएम कैंडिडेट घोषित करते अपनी नीति पर आगे सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। उसका एजेंडा साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से ऐसा नहीं। जो देखिए, कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम के आधार पर चुनाव लड़ रही है। न केवल आप जो 5 राज्य हैं, बल्कि और दूसरे राज्यों में भी कार्यक्रम जो होते हैं और नेता, 2 चीजें मिलकर बात बनती है। तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम को लेकर, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, वो अभी बहुत बड़ा काम हुआ है कार्यक्रम को लेकर और नेता को लेकर आप कह रहे हैं, लेकिन मोदी जिस तरह से आप कह रहे हैं वो है फैक्टर, लेकिन वो हवा क्रिएट करेगी। मोदी के सुधांशु जी, आप हमारे साथ हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो तो अपने कार्यक्रमों को सामने रखेगी, लेकिन जो मोदी फैक्टर है, जो उसका असर दिखेगा, एक तरह से राधिका जी ने कहा भी हमारे सामने, इन 5 चुनावों में बीजेपी कैसे देख रही है? क्या ये कार्यक्रमों के आधार पर ये 5 विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए किस बात का आंकलन क्या लेकर आएंगे सामने? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आज जो चुनाव घोषित हुए हैं, हम उसके लिए तत्पर भी थे और कटिबद्ध भी थे। इस समय जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, इसके आधार पर हमें पूरी आशा है कि इन चुनावों में हमें अच्छी सफलता मिलेगी और 4 राज्यों में हम अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। मिजोरम में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप देखिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जो बहुत अच्छा काम किया है, इस आधार पर हमें उम्मीद है हम वापस आएंगे और राजस्थान और दिल्ली की सरकारों में हमारी वापसी होगी, इसकी हमें आशा है। और अगर आप देखें, जो अभी जैसा अभी आपके पैनलिस्ट ने कहा, मेरा मानना है कि कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो नीति, नेतृत्व और संगठन 3 चीजें होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तीनों पक्षों पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना सामने जा रही है और
जहां पर हम सत्ता में भी थे वहां पर भी हमने कोई अंतिम समय में हड़बड़ी में निर्णय नहीं लिए हैं कि तुरंत योजनाएं आखिरी के महीनों में लागू करनी शुरू की, जिससे स्पष्ट दिख रहा हो कि ये चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है, जैसे राजस्थान की सरकार ने किया। नीति, नेतृत्व और संगठन सब कुछ दुरुस्त है बीजेपी का, ऐसा कहना है। संजय, आप पहली बार मैदान में आ रहे हैं, चुनावी मैदान में आपकी पार्टी, तारीखों की आज घोषणा हो गई है। आम आदमी पार्टी आज अपने आप को किस पटल पर कैसे पा रही है दिल्ली में? देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, पिछले साल 26 नवंबर को इस पार्टी का गठन हुआ, लेकिन ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और इसका केंद्र दिल्ली था, इसलिए हम दिल्ली प्रदेश में ही चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है पिछले 3-4 महीनों में जो चुनाव अभियान हम लोगों ने चलाया, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है, हमने कैंडिडेट पहले घोषित कर दिए हैं, घर घर जाने का अभियान शुरू कर दिया है, हमारे लोकल प्रभारी और बूथ लेवल के कार्यकर्ता तैयार हो गए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत ही अच्छा परिणाम पार्टी को मिलेगा और आम आदमी पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी। कांग्रेस बीजेपी दोनों से जनता त्रस्त है और एक माहौल हमारे पक्ष में है। ठीक, शरद, आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कैसे आखिरी जो ये 5 चुनाव अभी होने वाले हैं, किन चीजों पर आप लोगों की नजर रहेगी? देखिए, मैं वही सोच रही थी कि बेसिकली डिस्कशन ये चल रहा है कि मोदी फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा या बीजेपी या कांग्रेस कैसे जीतेगी, बट हमारा जो एनालिसिस 10 ईयर्स का जो एनालिसिस है वो तो हमें यही बताता है कि पार्टी कोई भी आए, पर्सनैलिटी की वजह से पार्टी आए या पार्टी के अपने काम की वजह से पार्टी आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, लेकिन जीतती पॉलिटिकल पार्टीज हैं इलेक्शन, लेकिन जनता हमेशा हारती है। हमारे पिछले 10 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि जैसे पिछले 2008 के इलेक्शन से अगर आप देखें तो जितने 4807 इलेक्टेड मेंबर्स में से 30% के अगेंस्ट आपराधिक मामले थे। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी हमेशा यही बात बताती रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट खड़ा करती है वो पर्सनैलिटी फोकस्ड या एजेंडा फोकस ना हो, कि जनता प्रति फोकस्ड होना चाहिए, विजिबिलिटी फोकस्ड होती है, विजिबिलिटी फोकस्ड होती है, एग्जैक्टली। और जितने चुन के आए गए हैं उनमें से 30% और जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में से 17% जितने भी 2008 से इलेक्शन अभी तक लड़े गए हैं उनमें से जितने कैंडिडेट्स थे उनमें से 17% के अगेंस्ट आपराधिक मामले हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि अब जो टिकट्स जिनको दिए जाएंगे, सामने आएंगे, वाकई जो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी तमाम आदेश और जो कानून सामने आ रहे हैं उनका कुछ असर दिख रहा है कि नहीं, शायद इस पर आप लोगों की जरूर नजर आएगी। इसमें एक बात और ऐड करूंगा कि इसका भी बाइफर्केशन होना चाहिए, अलग अलग बंटवारा होना चाहिए कि किस राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा अपराधियों को या इस तरह के रिकॉर्ड रखने वाले लोगों को दिया है। एडीआर की जो रिपोर्ट है, एडीआर को मैं कोट कर रहा हूं कि 2009 में सबसे ज्यादा जो इस तरह के लोग रहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। 21% तो कांग्रेस के 21% है सर। नहीं, सबसे ज्यादा 21 है तो 21 10 है, लेकिन है कांग्रेस के भी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि और लोग इस बात को बढ़ा। दूसरी बात जो बात निकल के आई 3-4 राज्यों की कई लोगों ने इस पर बात की है। छत्तीसगढ़ में 10 साल से रमन सिंह जी की सरकार, राजू जी आ रहे हैं आपके पास जी, रमन सिंह जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है, और जिस तरह के करप्शन के आरोप दोनों सरकारों पर गंभीर आरोप, वो चाहे खदानों की बात हो, चाहे कोल की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी के इन्वॉल्वमेंट की बात हो, बहुत सारे आरोप वहां पे हैं। और कहीं न कहीं वहां पे एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर जबरदस्त है। ये अलग बात की जिस तरह से प्रोजेक्शन है, क्योंकि बीजेपी मार्केटिंग में बहुत आगे है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, तो मार्केटिंग बहुत बढ़िया है। लेकिन नीचे मार्केटिंग अच्छी, मार्केटिंग कोई जमीन नहीं है। और डंपर स्कैम जहां तक आप जो शिवराज सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं, वो पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने उठाया था, लेकिन उसका ऑब्वियसली कुछ असर हुआ नहीं। तो कांग्रेस की जो कैंपेन है, अगर करप्शन है तो कांग्रेस पूरी तरह फायदा नहीं उठा। कोशिश करूंगा आपके सवाल का भी जवाब दे पाऊं। तो जो जमीन पर भयंकर एंटी इनकम्बेंसी हो रहा, सवाल दिल्ली का और राजस्थान का। राजस्थान में खासतौर से 2 साल में जिस तरह के सोशल कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चलाए हैं और उसका जो असर जमीन पे हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां पे दोबारा आएगी। दिल्ली एक आइडियल स्टेट है, दिल्ली पर आएगी बाद में, क्योंकि थोड़ी हमने बात कर ली। लेकिन जिस तरह से सुधांशु इन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात छेड़ी, उससे आप कुछ कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं उनके एक प्रश्न के बारे में कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दागी लोग थे। ये जो दागी
वर्ल्ड की जो परिभाषा है, जरा इसको देखा जाए। हार्डेंड क्रिमिनल और किस जंग के मुकदमे हैं ये देखना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं जिन पे आतंकवाद के मुकदमे होते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंकवाद के आरोपियों तक से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की, पूनम देवी से मुकदमे वापस ले लिए थे उसको। सर अभी यूपी में मत जाइए, मैं ठीक है। और धारा 144 टूटने पर भी मुकदमा लग जाता है और आप कहेंगे वो भी दागी है। इसलिए खैर उसके डिटेल में जाकर जो एकदम जनरलाइज करने का प्रयास किया जाता है, उससे भी अलग उन्हें देखना चाहिए किस प्रकार के लोग हैं, कितने हीनियस क्राइम में, कितने डीप करप्शन में या किस प्रकार के आपराधिक मामलों में लोग हैं जो आरोपी। अब आता हूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। इन्होंने कहा कि साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों में बीजेपी की मार्केटिंग बहुत अच्छी है। मैं दोनों सरकारों का सिर्फ एक एक उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वो पीडीएस सिस्टम जो कि पूरे भारत में फेल हो चुका था, उसको उसी सिस्टम में सबसे एफिशिएंटली चलाकर दिखा दिया और सबसे बेहतर तरीके से फूड सिक्योरिटी दी, जो वर्तमान फूड सिक्योरिटी बिल से ज्यादा है और उससे अधिक न्यूट्रेंट के साथ है, उससे अधिक मात्रा में है। और उससे बड़ी बात यह है कि चुनाव के वर्ष का इंतजार करके नहीं दिया, बहुत पहले दे दिया। मध्य प्रदेश पे आइए, जब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आई तो मध्य प्रदेश की कृषि की दर 3% थी और आज 18.96% बनी। आज मध्य प्रदेश खाद्यान्न पूल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है देश में। नोट करिए, सबसे बड़ा है, पंजाब से भी ज्यादा खाद्यान्न में मध्य प्रदेश ने दिया। फिर हमने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया, पहले पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाया, फिर सबको सिक्योरिटी दी और फिर मैं कह रहा हूं चुनाव का इंतजार नहीं किया, 1 साल पहले ही हमने कर दिया। इसलिए ये मार्केटिंग नहीं थी, ये ठोस यथार्थ पर जो हमने काम किए हैं मध्य प्रदेश। बीजेपी का कहना है कि अगर हम मैं आऊंगी दादी, तो बीजेपी का कहना है कि हमने तो जमीनी स्तर पर ठोस नीतियों पर काम किया है, जो कार्यक्रम चलाए उसका फायदा अगर हम सिर्फ मध्य प्रदेश और अभी छत्तीसगढ़ की बात करें वहां पे मिलेगा। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। दोनों ही राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी भी है और दोनों ही राज्यों में ये मांग उठ रही है कि जो वर्तमान में विधायक है उनमें से बहुत सारे लोगों के और मंत्रियों के टिकट काटे जाने चाहिए। आप अगर देखें कि भारतीय जनता पार्टी के 2003 के चुनाव में 173 सांसद विधायक थे और 2008 में उनमें 30 की कमी हो गई, मतलब 30 विधायक कम हो गए। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले समय से चल रही है यहां पर मध्य प्रदेश में, क्या उसको शिवराज सिंह अकेले अपने दम पर तोड़ पाएंगे या रोक पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश दोनों में पिछले चुनाव के मुकाबले आज कांग्रेस पहले से ज्यादा कहीं संगठित है और चुनाव के लिए कहीं ज्यादा तैयार नजर आती है। ऐसी स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं और उसमें केवल 5 सीटों का फर्क सरकारों को बदल सकता है छत्तीसगढ़ में। 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास 50 सीटें थी और 2008 में भी 50 सीटें। तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो हो सकता है कि दोनों राज्यों में उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है राधिका जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरह से कांग्रेस ने आगे कर दिया है, तो कांग्रेस कहा जा रहा है कि एक तरह से संगठित नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस तरह से चरणदास महंत है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उनका जो बेसिक जो लोकल जमीनी सपोर्ट है वो कितना पुख्ता है, कैसे आप कांग्रेस के नेतृत्व को देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अजीत जोगी को किनारा करके अपनी पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और हाल ही में जब राहुल गांधी जी ने जगदलपुर में मीटिंग किया था तो उन्होंने अजीत जोगी को वो स्टेज पे रखा था, एक तरह से ये सिग्नल दिया था कि अजीत जोगी का कुछ तो भूमिका होगा, कितना अहम भूमिका होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनमें जो डैमेज पोटेंशियल है वो बहुत अधिक है अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी। तो उनको बिल्कुल जैसे हिमाचल में अंत में कांग्रेस को वीर भद्र सिंह को एकदम फ्रंट में लाना पड़ा, उसी तरह मुझे लगता है कि अजीत जोगी का महत्व को पहचानना पड़ेगा, उनको अहम भूमिका में लाना पड़ेगा कांग्रेस को, अगर वो छत्तीसगढ़ में फाइट देना चाहती है। लेकिन जानी जी, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस अगर वो है उसके लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने नेतृत्व का जो मसला है वो पूरी तौर से क्या सुलझा लिया है?
देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर छत्तीसगढ़ पे बहुत बड़ा हमला हुआ। कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा दुखद हादसा हुआ था। दुखद सा हादसा हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए, लगभग 27 लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद कांग्रेस के सामने जाहिर है कि नेतृत्व को लेकर चुनौती थी और चरणदास महंत जी को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ये बात सीधी कि विचार किसी दल में या किसी सियासी पार्टी में या किसी परिवार में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के राहुल जी जब गए थे तो जैसा आपने कहा कि अजीत जोगी जी भी बैठे थे साथ में। और लेकिन उनके बेटे पर बहुत आरोप लगते रहे, शायद इसलिए उनको थोड़ा दूर रखा जा रहा है। नहीं, उनके बेटे पे आप देखिए, उनके बेटे को व्यक्तिगत स्तर पर भी मैं जानता हूँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वो छात्र रहे और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यूनिवर्सिटी से बड़ा जुड़ा रहा हूँ। तो उन पे आरोप लगे थे, वो आरोपों से बरी हो गए और वो कांग्रेस वगैरह में एनएसयूआई में उनका कार्यक्रम वगैरह चलता रहता है, करते हैं। हर आदमी अपने पॉलिटिकल स्पेस की लड़ाई लड़ता है, लड़ना भी चाहिए, जरूरत भी है। क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से ऑर्डिनेंस पे मुखर होकर अपनी बात कही, क्या जो एक चाहते हैं कि साफ छवि वाले नेता ही सामने आए, क्या वो वाकई में कॉन्शियस रूप से इन चुनावों में उसका असर देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस, मैं समझता हूँ कि राहुल जी व्यक्तिगत स्तर पे भी और संगठन के स्तर पे बहुत गंभीर है और 2007 से लगातार मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था तो मैं उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। वो एनएसयूआई में और युवा कांग्रेस में भी ये कहते थे कि कोई इस तरह का आदमी आना नहीं चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी उन्होंने बनाई थी, लिंगो साहब की ऑर्गेनाइजेशन में, के राव साहब उसको देखते थे। तो कोशिश उनकी यही थी कि इस तरह के जो लोग जिनका चरित्र इस तरह का है उनको इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए स्थान नहीं मिलना चाहिए। शायद उन्हें खामियाजा भुगतना पड़े पॉलिटिकल अगर चुनावी रणनीति में, लेकिन ऐसे दागी लोगों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, अब देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग रशीद मसूद साहब जेल चले गए। मैं समझता हूँ कि एक रिफॉर्म है, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी आपने एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को इलेक्शंस का वो किया, मैंने भी बहुत क्लोजली ट्रैक किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि कोई परिवारवाद वो सब नहीं होगा, लेकिन अधिक आधा से जो ज्यादा प्रत्याशी चुन के आए हैं उनका कोई ना कोई पारिवारिक कनेक्शन था, इसी कारण चुन के आए हैं। बड़ी बात केवल एक बात मैं निवेदन कर दूं, देखिए जब रिफॉर्म होता है तो उसका खामियाजा या आप जब सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो चाहे आपके लोग हो चाहे दूसरे लोग हो, कहीं ना कहीं वो शिकार होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम राहुल गांधी जी ने किया कि खड़े हुए और उनके किया या नहीं किया ये तो बताएंगे आगे चुनाव के नतीजे, ये बताएंगे। इसी को जानेंगे। छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर। तो दिल्ली की चुनावी तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से बात की हमारी सहयोगी नीता शर्मा ने। मैडम, क्या ज्यादा मुद्दे रहेंगे इस बार दिल्ली के चुनाव में आपकी तरफ से? काश कि मुझे पता होता, क्योंकि अभी अन्य पार्टी जो हमारे सामने खड़ी होंगी उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी, क्या वो करेंगी, वो अभी तक पता नहीं चला है। तो जब पता चलेगा उसका जवाब दिया जाएगा। हमारा तो रिकॉर्ड 15 साल का है, उनके पास क्या होगा, कैसे वो मुद्दे उठाएंगे, उनका जवाब हम देंगे। आप 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उधर नरेंद्र मोदी जी भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना, वो अपने तरीके से काम करते हैं, उनकी पार्टी है, वो उनके फैसले हैं, उसमें मुझे कुछ कहना। आपको लगता है कि मोदी फैक्टर रहेगा दिल्ली के चुनावों में? मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो बनना नहीं चाहते, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो उनका फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एज ए लेडी आपको लगता है कि आपके लिए एडवांटेज में काम करेगा, मतलब प्रोट्रे करना कि आप चीफ मैं तीसरी दफा चौथी दफा बन के चुनाव में जा रही हूँ। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होंगे ये तो अब हमें समय ही बताएगा। आम आदमी पार्टी को आप कितना बड़ा चैलेंज मानेंगे? मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि राय उनके बारे में मीडिया की कुछ और है, लोगों की कुछ और है, वो वक्त बताएगा। आप अपना ओपोनेंट किसको मानती हैं, बीजेपी को या आपको? सबको। मुझे नेता है शीला दीक्षित और चौथी बार कांग्रेस उनके नेतृत्व में उतर रही है चुनावी मैदान में। बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत चीजें उनके अगेंस्ट जाती है, लेकिन फिर भी वो डटी हुई है। जावेद साहब, बहुत एक तो एंटी इनकम्बेंसी की बात है, तमाम घोटाले सामने आ गए हैं, फिर नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी रैली सामने आ गई है। कांग्रेस का क्या बहुत जो मनोबल है बिल्कुल खत्म है, परास्त है? कहाँ पे, दिल्ली में या नेशनल? दिल्ली में। दिल्ली में आप देख रहे हैं सीएम का भी आपने स्टेटमेंट कराया, जोश और कितना खुशी और चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि शीला जी ने
आइडियल स्टेट बनाया है। डेवलपमेंट आप देख लीजिए, सड़कें आप देख लीजिए, फ्लाईओवर देख लीजिए, आप जो इंडेक्स है, जो पर कैपिटा इनकम है, दिल्ली 1 नंबर पे है। इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर जितना काम इस गवर्नमेंट ने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। तो पिछली बार भी यही हो रहा था कि मुश्किल हालात में लगी। अगर 15 साल देखे, 10 साल तो आराम से गुजरे, लेकिन जो ये पिछले 5 साल रहे उसमें बहुत सवाल उठे। संजय, आप कुछ कहें? देखिए, जहां तक दिल्ली में फ्लाईओवर दिखाना है, सड़कों की चमक दिखाना है, कुछ जगहों पे आप बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जो आम आदमी की बस्ती है, जरा उसको भी जाके देखना जरूरी है। दिल्ली के अंदर 70% आबादी पीने का साफ पानी नहीं पाती। आज हालत ये है, यहाँ पर जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए गए, झुग्गियों में रहने वाला 5,000 रुपए का उसको महीने का बिजली का बिल आ जाता है। आम आदमी यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण, किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए, बगैर रिश्वत के काम नहीं होना है। भ्रष्टाचार के कारण, महंगाई के कारण, बिजली पानी के बढ़े हुए दाम के कारण बुरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला 70,000 करोड़ का यहाँ हुआ दिल्ली में, वही फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के घोटाले जो है वो भ्रष्टाचार मायने रखते। मैं यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे सुधांशु जी। सुधांशु, हिमाचल का चुनाव हुआ था, जब कहा जा रहा था कि एक तरह से सफाया हो जाएगा कांग्रेस का वहां पर। आपको याद होगा उसी दौरान जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, कोल का जो पूरा घोटाला तब सामने आया था। दिल्ली में जो गैस के सिलेंडर थे वो महंगे कर दिए गए थे, उनकी राशनिंग कर दी गई थी। कहा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश है एक ठंडा प्रदेश है, तुरंत उसका असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव पर कुछ असर नहीं पड़ा भ्रष्टाचार का। क्या ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो उठाया जाता है, सामने रखा जाता है, वाकई उसका कुछ दिल्ली पे असर पड़ेगा कि नहीं? देखिए, जो आपने हिमाचल के चुनाव का उदाहरण दिया, निश्चित रूप से वो अप्रत्याशित था। वीरभद्र सिंह जी यहां से भ्रष्टाचार के आरोप में हटे और वहां पर उनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया। उत्तराखंड में आप देखिए, हमारे मुख्यमंत्री खंडूरी जी ने पहला राज्य था जिसने कि लोकपाल विधेयक लाया और उसके बाद वो अपना चुनाव भी हार गए। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम भ्रष्टाचार और राजनीतिक शुचिता की लड़ाई चुनावी हार जीत के तराजू पर रखकर नहीं तोड़ते हैं। मैं इसका उदाहरण एक अन्य राज्य का भी देना चाहता हूं। कर्नाटक में जब हमने येदियुरप्पा को हटाया था, तो हमें एक बात की आशंका थी कि इसका हमको भारी राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ सकता है, और हमने भारी राजनीतिक कीमत चुकाई, मगर इसके बाद भी हम अपने निर्णय पे कायम रहे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है। राजनीतिक समझता हूं कि ध्यान से जहां तक राजनीतिक शुचिता का सवाल है, निश्चित रूप से खंडूरी जी उत्तराखंड में लोकायुक्त बिल लेके आए थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके पहले निशंक जो आपके मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। गंगा के तटों का जिस तरीके से वहां सौदा किया गया, निर्मानंद शहीद हुए अनशन करके, उन्हीं के भ्रष्टाचार के खिलाफ। जहां तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल की सरकार पर भी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो शुचिता का जो सवाल आप खड़ा करते हैं, 116 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें 44 दागी, और आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि 44 में सीरियस कितने हैं देखना जरूरी है। तो 19 ऐसे हैं जिसमें सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। यही हाल कांग्रेस का है, 44 उनमें भी दागी है 206 में, और उनमें 13 सीरियस चार्जेस वाले हैं जो बात कह रहे हैं। कांग्रेस और येदियुरप्पा दोनों का मामला बराबर का है। संजय भाई जी, येदियुरप्पा का जो जिक्र इन्होंने किया, येदियुरप्पा जी ने पार्टी खुद छोड़ दी। हालात इस तरह के थे, वो सीएम के समझौता करने को तैयार नहीं होती, मजबूरी में वो अलग थी। मशकुरा, करप्शन का असर क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? करप्शन का एक्चुअली मैं एक ताल्लुक जोड़ना चाहती हूँ। अभी जितने लोग अभी टीवी देख रहे हैं कि स्कैम की वजह से इलेक्शन का रिजल्ट अफेक्ट होगा, ये एक्चुअली जो रिलेशनशिप है बिटवीन स्कैम्स, जो अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया कि भाई आप अगर नहीं चाहें तो उनको वोट ना दें, वो अपने आप में बहुत कारगर होगा, खासकर दिल्ली के चुनाव में। मुझे तो लगता है कि अब इसकी वजह से लोगों को ये एक इंसेंटिव मिलना चाहिए कि वो ज्यादा मात्रा में आके वोट करें। इनफैक्ट व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जब कैंडिडेट लड़ते हैं, तो हमारा ये मानना है कि इनफैक्ट डॉक्टर कुरैशी ने भी कहा था कि पिछली बार यूपी के इलेक्शन में 10,000 करोड़ खर्चे हुए थे, और गोपाल स्वामी जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिशियंस के लिए इलेक्शन एक इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर होता है, तो वो पैसे खर्च करते हैं ताकि 100 गुना ज्यादा बनाने का। राधिका, आऊंगी शर्मा जी आपके पास लास्ट कमेंट के लिए। राधिका, आपके फाइनल कमेंट्स। भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो मैं एक और राज्य जिसमें 2-3 साल पहले हुआ था चुनाव, तमिलनाडु में
वहां पे भ्रष्टाचार जरूर मुद्दा था, क्योंकि 2G का स्कैम उस समय बिल्कुल अपने हाइट पे था और लोगों ने इस वजह से डीएमके को रिजेक्ट किया। लेकिन और विकल्प क्या था? एआईडीएमके का रिकॉर्ड भी कोई बहुत साफ नहीं है डीएमके के साथ कंपेयर करना। आप कैन गेन इन दिल्ली? आप लग तो रहा है कि किसका वोट काटेगा यही देखना पड़ेगा। समझिए लास्ट पॉइंट आपकी, भ्रष्टाचार क्या बनेगा बड़ा मुद्दा कि नहीं दिल्ली के लिए? नहीं, भ्रष्टाचार निश्चित रूप से दिल्ली के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बड़ा मुद्दा बनना चाहिए और बनेगा। और सारे राजनीतिक दलों में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो परेशानी में है वो ये है कि ईमानदार प्रत्याशियों को ढूंढकर कहां से लाएं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है या कभी आगे चलकर उनके जेल जाने की कोई संभावना नहीं प्रकट होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के साथी ने जो येदियुरप्पा की बात कही तो मैं उनसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी येदियुरप्पा को वापस भारतीय जनता पार्टी में लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाया गया था और पार्टी ने तमाम तरह की मुझे बस टाइम नहीं है, सुधांशु लाने की तो पूरी कोशिश है उनको लाने की, है कि नहीं सुधांशु? देखिए, मैंने जो बात कही थी संदर्भ ये था कि भ्रष्टाचार के आरोप के बाद भी राजनीतिक नुकसान 10% वोट येदियुरप्पा लेके गए। आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सर आप साफ आंसर दे दीजिए। नुकसान ना होने दीजिए।